आज हम पाठ 2 इतिहास लेखन भारतीय परंपरा यह पाठ देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम भारतीय इतिहास लेखन की यात्रा और भारतीय इतिहास लेखन के विभिन्न सैद्धांतिक प्रणालियाँ इनका अध्ययन करेंगे। हमने प्रथम पाठ में इतिहास लेखन की पश्चिमी परंपरा का परिचय प्राप्त किया। इस पाठ में हम भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्राचीन काल का इतिहास लेखन कैसा था, इसके बारे में हम पहले देखेंगे। प्राचीन भारत में पूर्वजों के पराक्रम, देवी देवताओं की परंपराएं, सामाजिक परिवर्तन आदि की स्मृतियां केवल मौखिक परंपरा द्वारा संरक्षित की जाती थी। यानी ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है परंपराएं चलती थी। जो सामाजिक परिवर्तन होते थे वो परंपराएं जो थी वो, तो ये सब चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के कारण ये उसी प्रकार से संरक्षित होती थी। हड़प्पा संस्कृति में पाए गए प्राचीन लेखों के आधार पर दिखाई देता है कि भारत में ईसा पूर्व 3 सहस्त्रक से अथवा उसके पूर्व से लेखन कला अस्तित्व में थी। फिर भी हड़प्पा संस्कृति की लिपि को पढ़ने में अभी सफलता नहीं मिली है। तो हड़प्पा संस्कृति के लोग उस समय जिस लेखन को जानते थे वह उस लेखन के आधार पर एक दूसरे से अपना संपर्क या बातें साधने का कार्य करते थे, लेकिन उस लेखन को बाद में कोई भी उसका जानकार बन नहीं पाया, जिसके कारण वह लिपि जो है वो लिपि तो है, लिखा तो हुआ है, लेकिन क्या लिखा हुआ है इसके बारे में आज तक जाना नहीं जा सका है। भारत में ऐतिहासिक स्वरूप का सबसे प्राचीन लिखित साहित्य उकेरे हुए लेखों के रूप में पाया जाता है। इस लेखों का प्रारंभ मौर्य सम्राट अशोक की कालावधि से अर्थात ईसा पूर्व 3 शताब्दी से होता है। तो इस प्रकार जैसा बताया गया है कि मौर्य सम्राट अशोक के समय से ये उकेरे हुए लेखों का प्रयोग दिखाई देता है। तो उकेरे हुए लेख यानी जैसे पत्थर पर उकेर कर यानी पत्थर पे खुदाई करके वो जो लिपि लिखी जाती थी उसमें उसको उकेरना कहते हैं। सम्राट अशोक के उकेरे हुए लेख प्रस्तरों और पत्थरों के स्तंभों पर उकेरे गए हैं। ईस्वी सन की पहली शताब्दी से धातु के सिक्के, मूर्तियाँ और शिल्प, ताम्रपट आदि पर उकेरे गए लेख प्राप्त होने लगते हैं। उनके द्वारा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। सभी प्रकार के इन उकेरे हुए लेखों के कारण संबंधित राजा की कालावधि, वंशावली, राज्य विस्तार, तात्कालिक गतिविधियाँ, तात्कालिक सामाजिक ढांचा, जलवायु, अकाल जैसे महत्वपूर्ण घटकों की जानकारी प्राप्त होती है। तो जो इस पे जिस लिपि से लिखा गया है या जिस चित्रों के माध्यम से जो वहाँ चित्र उकेरे गए हैं उसके आधार पर हम उस समय की गतिविधियाँ जान सकते हैं, क्योंकि जो चित्र उकेरे गए हैं वो उस समय की गतिविधियों को ही का बोध करते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य में रामायण, महाभारत, महाकाव्यों, पुराणों, जैन और बौद्ध ग्रंथों तथा धर्म ग्रंथों के अतिरिक्त भारतीय ग्रंथकारों द्वारा लिखित ऐतिहासिक स्वरूप का साहित्यिक, विदेशी द्वारा लिखित यात्रा वर्णन इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे बता रहे हैं कि उस समय का साहित्य, विदेशी यात्रियों द्वारा लिखित यात्रा वर्णन वो इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। भारतीय इतिहास लेखन की यात्रा में प्राचीन कालखंड के राजाओं के चरित्र तथा राजवंशों का इतिहास बताने वाला लेखन महत्वपूर्ण चरण है। ईस्वी सन की 7वीं शताब्दी में बाणभट्ट कवि द्वारा लिखित हर्षचरित नामक संस्कृत काव्य का स्वरूप ऐतिहासिक चरित्र ग्रंथ जैसा है। उसमें तात्कालिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का यथार्थ चित्रण पाया जाता है। तो उस समय के बारे में यदि हमको इतिहास जानना है, 7वीं शताब्दी के इतिहास के बारे में, तो वो हर्षचरित नामक जो काव्य, संस्कृत काव्य का लिखा गया है बाणभट्ट द्वारा, तो उसमें हमको सारी जो उस समय की गतिविधियां हैं
उसका चित्रण बहुत ही सुंदर तरीके से हमको उसमें मिलता है। उसके बाद है मध्ययुगीन इतिहास लेखन। ईस्वी सन की 12वीं शताब्दी में कल्हड़ द्वारा लिखित राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास पर आधारित ग्रंथ है। इतिहास का लेखन किस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति से किया जा सकता है, इस आधुनिक अवधारणा से यह ग्रंथ मेल खाता है। इसमें अनेक उकेरे हुए लेखों, सिक्कों, प्राचीन वस्तुओं के अवशेषों, राजवंशों के अधिकृत विवरण, अंकन और स्थानीय परंपराओं जैसे साधनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करके मैंने इस ग्रंथ की रचना की, ऐसा उल्लेख कल्हड़ ने इस ग्रंथ में किया है। तो राजतरंगिणी इस ग्रंथ के जो लेखक हैं कल्हड़, उन्होंने वो बताया है कि कश्मीर के बारे में ये ग्रंथ लिखा है और वहाँ के सिक्के, वहाँ के जो अवशेष, वहाँ के राजवंशों की जो परंपराएं हैं, उन सारी चीज़ों का इस राजतरंगिणी साहित्य में के माध्यम से उन्होंने इस ग्रंथ में वर्णन किया है। मध्ययुगीन भारत में मुस्लिम शासनकर्ताओं के दरबार में इतिहासकार थे। उनके इतिहास लेखन पर अरबी और फारसी इतिहास लेखन की परंपरा का प्रभाव दिखाई देता है। जब वो मुस्लिम जो थे वो वहाँ के शासनकार के जो दरबार के इतिहासकार थे, वो तो जाहिर है कि वो अपनी भाषा यानी अरबी और फ़ारसी इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे। तो उस समय वहाँ के उस समय की परंपरा जो है, जिस पे लेखन कार्य इन दो भाषाओं पर सबसे ज़्यादा हमको दिखाई देता है। मध्ययुगीन मुस्लिम इतिहासकारों में जियाउद्दीन बरनी महत्वपूर्ण इतिहासकार माना जाता है। उसके द्वारा लिखित तारीख़ फ़िरोज़ा शाही में उसके इतिहास लेखन का उद्देश्य स्पष्ट किया है। उनके मतानुसार इतिहासकार का कर्तव्य केवल शासकों के पराक्रम का और उनकी कल्याणकारी नीतियों का वर्णन करने से पूर्ण नहीं होता, बल्कि उनके दोषों और त्रुटियों, उनकी नीतियों का भी विश्लेषण इतिहासकार को करना चाहिए। और यही नहीं, बल्कि संबंधित कालखंड के विद्वान व्यक्तियों, अध्ययनकर्ताओं, साहित्यकारों और संतों का सांस्कृतिक जीवन पर पड़े प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। वर्णी की इस विचारधारा के कारण इतिहास लेखन की व्याप्ति को अधिक विस्तार प्राप्त हुआ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास में हम क्या सोचते हैं कि पुराने राजा महाराजाओं के किलों के बारे में, उनकी साम्राज्य के बारे में, यह सभी सिर्फ वर्णन होता है। लेकिन यहाँ पर जियाउद्दीन बरनी, इनका क्या कहना था कि यदि हम किसी राजा को, उसके शासन को हम बहुत अच्छा मानते हैं और उनके अच्छे शासन करने की वाहवाही यदि हम इतिहास में करते हैं, तो उनकी जो त्रुटियां हैं, जो उनकी दोष हैं, उनकी जो गलतियां हैं, शासन चलाने में जो उनकी गलतियां हो रही हैं, उसका भी विश्लेषण इतिहासकार को करना चाहिए। और उसके अलावा उस कालखंड में जब हम एक राजा के बारे में बता रहे हैं, उसके दोष और उसके गुण दोनों जब बता रहे हैं, तो उस समय के कालखंड में और भी विद्वान व्यक्तियों, साहित्यकारों, संतों, इनका भी जो प्रभाव समाज पर पड़ता है, उसका भी वर्णन इतिहास में होना चाहिए। उसके बाद है मुग़ल शासकों के दरबार में इतिहासकारों के लेखन में शासकों की स्तुति करने और उसके प्रति निष्ठा व्यक्त करने का विशेष महत्व प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा किए जाने वाले वर्णनों में सटीक काव्य छंद और सुंदर चित्रों का अंतर्भाव करने की प्रथा प्रारंभ हुई। तो इसमें हम देखते हैं कि जो इतिहासकारों ने क्या किया कि उस समय के जो शासक थे, उनकी प्रशंसा, उनकी निष्ठा, ये सारा उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से और चित्रों के माध्यम से वर्णन करना शुरू किया। मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक बाबर का आत्मचरित तुजुक-ए बाबरी में उसे जो युद्ध लड़ने पड़े, उसका वर्णन मिलता है। तो बाबर के आत्मचरित का वर्णन हमको कहाँ मिलता है? तुजुक-ए बाबरी इस किताब में देखने को मिलता है। साथ ही उसने जिन प्रदेशों की यात्रा की, उन प्रदेशों और शहरों का वर्णन, वहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था और प्रथाएं, वनस्पतियाँ आदि के सूक्ष्म निरीक्षणों का भी इसमें
समावेश दिखाई देता है। आगे हम देखेंगे इतिहास लेखन की विश्लेषणात्मक पद्धति की दृष्टि से अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा ग्रंथ विशेष महत्व है। अधिकृत रूप से जिस जानकारी का लेखन किया गया उसके आधार पर ऐतिहासिक दस्तावेजों और कागजातों का सावधानी पूर्वक किया गया संकलन और उस जानकारी की विश्वसनीयता की कसकर और कड़ाई से की गई छानबीन अबुल फजल द्वारा अवलंबित अनुसंधान पद्धति थी। माना जाता है कि यह अनुसंधान पद्धति पूर्वग्रह रहित और यथार्थवादी थी। तो इसमें यह बताया है कि इतिहास को जानने के लिए उस समय के ऐतिहासिक दस्तावेज और कागजातों को संकलित करके और उस पर विश्वसनीयता की जांच करना बहुत ही आवश्यक है। ऐतिहासिक साहित्य में बखर एक महत्वपूर्ण प्रकार है। हमें बखर में वीरों के शौर्य गानों का बखान, ऐतिहासिक गतिविधियां, युद्धों, महापुरुषों के चरित्र के विषय में किया गया लेखन पढ़ने को मिलता है। तो बखर क्या है? एक साहित्य है। उस साहित्य में क्या है कि जिन महापुरुषों ने युद्ध लड़े, विजय प्राप्त की, उनके उन शौर्य गुणों को क्या किया है, शौर्य गीतों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है। तो राजा महाराजाओं के शौर्य गान को जो है वो बखर में हमको देखने को मिलते हैं। मराठी भाषा में विभिन्न प्रकार के बखरें उपलब्ध हैं। उनमें सभापत की बखर को महत्वपूर्ण बखर माना जाता है। छत्रपति राजा राम महाराज के कार्यकाल में कृष्णाजी आनंद सभापत की यह बखर लिखी। इस बखर द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें बखर में क्या है, सभापत की बखर में कि छत्रपति शिवाजी महाराज किस तरह शूरवीरता से लड़ते थे, इसका हमको पूरा विवरण यहाँ देखने को मिलता है, जिसको कि उस समय राजा राम महाराज के कार्यकाल में कृष्णा जी अनंत इन्होंने यह बखर लिखी है। इसके अलावा भाऊ साहिब जी बखर यानी भाऊ साहब की बखर में पानीपत के युद्ध का वर्णन मिलता है। इसी विषय पर आधारित पानीपत की बखर नामक स्वतंत्र बखर भी लिखी गई है। होलकरों का बखर, होलकरांची कैफियत, इसके द्वारा हमें होलकरों का घराना और उनके द्वारा दिए गए योगदान का भी पता चलता है। तो बखरों के चरित्रात्मक, वंशानुचरित्रात्मक, प्रसंग वर्णात्मक, पंथीय, आत्मचरित्र पर, कैफियत, पौराणिक और राजनीतिक पर अनेक प्रकार के पाए जाते हैं। तो बखरों में हम देखते हैं कि किसी के भी राजा के शौर्य का वर्णन जो हमें देखने को मिलता है, उसके अलावा उनका वंश, उनका चरित्र और उनका रहन सहन, और उसके अलावा पौराणिक रीति रिवाज, राजनीति किस प्रकार होती थी, ये सारी चीज़ें बखर के माध्यम से हमको पता चलती है। उसके बाद है आधुनिक कालखंड का इतिहास लेखन और अंग्रेज़ों का इतिहास कालखंड। 20वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों के शासनकाल में भारतीय पुरातत्व अध्ययन को प्रारंभ हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। उनके निरीक्षण में अनेक प्राचीन स्थानों का उत्खनन किया गया। इसके लिए उन्होंने प्रमुखतः बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखित स्थानों पर ध्यान केंद्रित किया। आगे चलकर जॉन मार्शल के कार्यकाल में हड़प्पा संस्कृति की खोज हुई और यह सिद्ध हुआ कि भारतीय संस्कृति का इतिहास ईसा पूर्व 3 सहस्त्र से तक अथवा उसके पूर्व तक भी पहुंच सकता है।
तो यहाँ अलेक्जेंडर कनिंघम इनके निरीक्षण में बहुत से स्थानों का उत्खनन यानी खोदने का कार्य चालू हुआ और जिसके माध्यम से इन सब चीज़ों की हड़प्पा संस्कृति के बारे में और कितने वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है भारत की, उसका इतिहास भी हमको पता चला। भारत में आए हुए अनेक अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीय इतिहास के संबंध में लेखन किया है। उनके द्वारा किए गए लेखन पर अंग्रेज़ों की उपनिवेशवादी नीतियों का प्रभाव दिखाई देता है। जेम्स मिल द्वारा लिखित द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ग्रंथ के 3 खंड हैं। 1817 ईस्वी में प्रकाशित हुए। अंग्रेज इतिहासकार द्वारा भारतीय इतिहास पर लिखा गया यह प्रथम ग्रंथ है। तो ये अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल, इसने भारत पर ग्रंथ लिखा, जो कि पहला ऐसा ग्रंथ है जो भारतीय इतिहास पर लिखा गया, जिसका नाम क्या है, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसके लेखन में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का अभाव और भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के प्रति पूर्वाग्रह दूषित दृष्टिकोण दिखाई देता है। 1881 में माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ग्रंथ लिखा। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन मुंबई के गवर्नर थे। भारत के इतिहास में मराठी साम्राज्य के कालखंड को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मराठी साम्राज्य का इतिहास लिखने वाले अंग्रेज अधिकारियों में ग्रांड डफ जो है, इनका नाम महत्वपूर्ण है। उसने द हिस्ट्री ऑफ मराठास लिखा। इस ग्रंथ के 3 खंड थे। भारतीय संस्कृति और इतिहास को हीन मानने की प्रवृत्ति अंग्रेज अधिकारियों में पाई जाती है। यही प्रवृत्ति ग्रांड डफ के लेखन में भी स्पष्ट दिखाई देती है। वो क्या सोचते थे कि जो भारतीय हैं उनकी संस्कृति बहुत ही तुच्छ है और उनका इतिहास भी बहुत ही छोटा और हीन है। तो इस तरह ये अंग्रेज जो थे वो भारतीय इतिहास को बहुत ही तुच्छ मानते थे और इसी प्रकार की प्रवृत्ति ग्रांड डफ इनके लेखन में स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसी ही प्रवृत्ति राजस्थान का इतिहास लिखते समय कर्नल टॉर जैसे अधिकारी के लेखन में भी पाई जाती है। तो विलियम विल्सन हंटर ने भारत का द्विखंडात्मक इतिहास लिखा। इसमें हंटर की निष्पक्षता की प्रवृत्ति दिखाई देती है। डफ के इतिहास लेखन में पाए गए दोषों को 19वीं शताब्दी में नीलकंठ जनार्दन कीर्तनन और वी.कार राजवाड़े ने उद्घाटित किया। तो यहाँ पर विल्सन हंटर ने भी अपना इतिहास लिखा, भारत पर इतिहास लिखा। और इसके बाद ये है कि डफ यानी ग्रांड डफ जो थे, जेम्स ग्रांड डफ जिन्होंने द हिस्ट्री ऑफ मराठास लिखा था, उनके इतिहास लेखन में पाए गए दोषों को नीलकंठ जनार्दन कीर्तने और वी.कार राजवाड़े ने लोगों के सामने लाया।